जयंती, ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जहां पर गुरुजी की जयंती का प्रोग्राम नहीं किया जा रहा हो। पूरे देश के अंदर गुरुजी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है। गुरुजी की वाणियों पर विचार विमर्श किए जाते हैं और उनकी वाणियों पर चलने का, उनकी जो विचारधारा थी उस पर चलने का हम एक प्रण भी लेते हैं। और जो युवा जनरेशन है और आज के जो बच्चे हैं वो उनकी शिक्षाओं से अभिप्रेरित होकर अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। हमने भी महापुरुषों की विचारों को पढ़ा और महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ते हुए हम आगे बढ़े। मैंने यहाँ पर 1 मिनट का समय इसलिए मांगा क्योंकि आज मैं चाहती थी कि गुरुजी की जो विचारधारा है, जो वाणियों के माध्यम से गुरुजी क्या संदेश समाज के लोगों को देना चाहते थे, उनकी क्या विचारधारा थी, उसको हम वाणियों के माध्यम से समझे। एक भाषण के तौर पर मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर हम वो रखें, लेकिन उन्हीं विचारधाराओं से पढ़ते हुए और उनकी विचारधाराओं से भी प्रेरित होकर जो हमारे महापुरुष चाहते थे कि देश के अंदर पाखंडवाद ना रहे, रूढ़िवादी जो विचारधारा थी वो ना रहे, अंधविश्वास ना रहे, इंसान इंसान को समझे, समानता की दृष्टि से एक दूसरे इंसान को देखा जाए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखा और संविधान के अंदर सभी नागरिकों को सम्मान अधिकार दिए। हमारे देश के अंदर समय समय पर तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया और उन महापुरुषों की जो विचारधारा रही वो समाज को एक साथ जोड़ने की और देश को, भारत देश को बुलंदियों तक लेकर जाने की रही। जो एक देश के अंदर बहुत बड़ा तबका था जिसे हर एक सुख सुविधा से, हक अधिकार से जिसे वंचित रखा गया, उस समाज की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी। उसमें अहम योगदान अगर हम देखें तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ते रहे, जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिबा फुले जी, साहू जी महाराज जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और तमाम आज के समय में जन्मे सोशल एक्टिविस्ट जो इस समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा मैं प्रेजेंट की हालातों पर स्पेशल मैं हमारे सर के सामने ये बात रख रही हूँ क्योंकि आप सभी महिलाएं हैं, हमें तो पता ही नहीं हमारी समस्याएं क्या है, हमारे समाज को पता नहीं कि हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी मुझे मौका मिलता है तो कोशिश करती हूँ कि समाज की बातों को रखा जाए। हम कल मैं अपनी बात वहां पर पूरी नहीं रख पाई, लेकिन आपके सामने रख रही हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का इनको तो पता ही नहीं क्या है। मेरे समाज के लोगों को जलवायु परिवर्तन का नहीं पता क्या चीज है। अगर मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जलवायु परिवर्तन पर हम एक अभियान चला रहे हैं, हम एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन का कोई नहीं समझेगा। जलवायु परिवर्तन का अक्सर हम देखते हैं कि प्रदूषण के तौर पर देखते हैं कि बड़े बड़े कारखाने हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, पेड़ पौधे लगाएंगे, प्रदूषण को दूर भगाएंगे, अक्सर इसी दृष्टि से हम इस कंसेप्ट को देखते हैं। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर अब चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन से वो समाज जो महिलाएं हैं, जो मजदूरी करती हैं, उसमें मनरेगा मजदूर हो या कंस्ट्रक्शन जो ईंट भट्टे पर काम करती है वो महिलाएं हैं, मजदूरी करती हैं वो महिलाएं हैं, या फिर हमारे किसान हैं, आज जलवायु परिवर्तन का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव से हमारे समाज को क्या नुकसान हो रहा है। इस पूरे मूवमेंट को पूरे देश के अंदर हम चला रहे हैं ताकि हम उसके ऊपर एक कानून बना सके। सर मैं आपके सामने रखना चाहूंगी इसके ऊपर कि जो किसान है, महिलाएं हैं, मजदूर है, आज आप देखेंगे कि बेमौसम की बारिश हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है, उससे हमारे किसान भाई भी प्रभावित हो रहे हैं, उससे मजदूर भी हो रहे हैं। वो प्रभाव कैसा, जब थोड़े दिन की पहले की बात करें, हमारे गांव में बाढ़, जब मौसम खराब हुआ, बारिश आई तो हमारे गांव के अंदर कितना पानी भर गया था। उस गली से, उस मोहल्ले से 1 महीने तक लोग काम पर नहीं जा सके, उनके घर टूट गए, उनके घर की मरम्मत कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो कौन लोग थे? वो अपने समाज के लोग थे जिन्हें 100-100 गज के प्लाट मिले, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत वहां पर उन प्लाटों के ऊपर लगाई
जैसे ही बारिश हुई, बारिश की वजह से उनके घर तहस नहस हो गए। उनकी पूरी उम्र की जो उनकी आमदनी थी वो वहां पर खत्म हो गई। अब उनको कैसे उभारा जाए? अब वो भी समाज का हिस्सा है। हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, मानवाधिकार आयोग बना है। मानवाधिकार आयोग का मतलब दायित्व बनता है, सरकारों का दायित्व बनता है कि रोटी कपड़ा मकान सबको मिले। संविधान हमें राइट देता है और संविधान के अकॉर्डिंग प्रेजेंट की सरकारें भी काम करती हैं। हम उनसे अपने घर से कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन जो संविधान देता है कम से कम वो उसको फॉलो करे। ऐसे ही हमारे किसान भाइयों की फसल पर बात करें तो आप देखेंगे कि बेमौसम बारिश आती है, ओले पड़ते हैं या फिर सूखा पड़ता है, तो उनकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। उस फसल की भरपाई कौन करेगा? और जैसे जैसे किसानों को मुआवजा वगैरह थोड़ा बहुत काफी कोशिशें करने के बावजूद उन्हें मिल जाता है, लेकिन उस खेत पर जो मजदूर काम करता है, जो हिस्से पे खेती लेता है, उस किसान को क्या मिलता है? उस मजदूर को क्या मिलता है? हम उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमने कल जो प्रस्ताव वहां पर रखा था कैबिनेट मंत्री के सामने, रणबीर गंगवा जी के सामने, हम चाहते हैं पूरे हिसार के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर ये अभियान चल रहा है और ग्राम पंचायतों से सहयोग मांगा जा रहा है कि आप हमारा सहयोग कीजिए इस अभियान के अंदर, इस बिल को पास करवाने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि जो महिलाएं हैं जो मजदूरी करती हैं, जो आज जून के महीने में जब गर्मी पड़ेगी तो वो काम करने नहीं जा सकती, जो एकल महिलाएं हैं जिनके घर में दिहाड़ी मजदूर करने वाला पुरुष नहीं है, या फिर जो पुरुष है तो भी जब जून के महीने में सड़क तपती है, जब वो तारकोल सड़कों से बहता है, तो ऐसे में मजदूरी करने कौन जाएगा? आपको पता है 500 रुपए दिहाड़ी है, आज सर्विस करने वालों की आय दुगनी हुई, लेकिन जो मजदूर है उसकी दिहाड़ी 500 रुपए 10 साल पहले भी थी और 10 साल आज देखते हैं तो 500 रुपए दिहाड़ी ही उसे मिलती है और वो भी समय पर नहीं मिलती। एक दिन का गुजारा 500 रुपए में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर 10 दिन तक ऐसी स्थिति पैदा रहे, जब बारिश का मौसम चले या सूखा पड़ जाए या ओला पड़े, तो फिर उसके घर में राशन कहां से आएगा? तो इसके लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं और सरकार से हमारी आप लोगों के माध्यम से काफी मीटिंगें रही, हमारी काफी चर्चाएं रही, काफी लंबा टाइम पीरियड भी रहा इसके ऊपर, और एक बिल पास करवाना चाहते हैं सरकार से कि उन वर्गों के लिए सरकार कुछ करे जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, मजदूर है, किसान है, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए वो कदम उठाए। और इसमें प्रेजेंट के अंदर आपकी सरकार ऐसा, तो हम चाहते हैं कि इस पर फोकस किया जाए। दूसरा जो मुद्दा था हमारा, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक जो कार्यकर्ता है, उनकी जिंदगी समस्याओं से भरी हुई है। आज हम किसी के हक अधिकारों की, आप लोगों की आवाज को उठाते हैं तो पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या आप जैसे ही आपके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज का काम हो, वो हमारे ऊपर तमाम तरीके के एलिगेशन लगाते हैं, हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं और हमारे ऊपर ही केस बनाकर हमें जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। हमारे जैसे साथी बहुत है जो समाज की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। उनको प्रोटेक्ट करे, उनके परिवार को कोई प्रोटेक्ट करे, ऐसा कोई कानून नहीं है इस देश के अंदर। अगर आज मैं किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं पुलिस प्रशासन से लड़ रही हूँ, अगर मैं अधिकारियों के साथ लड़ रही हूँ, तो सबसे पहला तो मेरे ऊपर FIR वहां पर दर्ज होगी और दूसरा मेरे ऊपर किसी भी समय कोई भी अटैक हो सकता है, कोई भी अत्याचार की घटना मेरे साथ घट सकती है। फिर हमारी प्रोटेक्शन कौन करे? जब मानव अधिकार आयोग का गठन इस देश के अंदर किया गया है, उस मानव अधिकार आयोग का दायित्व बनता है कि हर एक इंसान का प्रोटेक्शन वो करेंगे। जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो योद्धा साथी हैं, उनकी तो विशेषकर उनको करनी ही चाहिए। उसके लिए एक बिल की डिमांड हम पूरे देश से उठा रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्टों की जिंदगी को भी एक इंसान की जिंदगी की तरह देखा जाए, एक क्रिमिनल की तरह उसे ना देखा जाए, एक अपराधी की तरह उसे ना देखा जाए। वो मानवाधिकार आयोग का दायित्व निभाता है, वो उनका फर्ज निभाता है, लेकिन उसके ऊपर ही तमाम तरीके के अत्याचार से संबंधित घटनाएं उनके ऊपर होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मैं आप सभी को बताऊंगी, शायद आप उनको समझ भी नहीं पाओगे।
क्योंकि आप सभी के लिए वो नाम अनजान होंगे। तमाम तरीके के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं और उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हम एक डिमांड हमने कैबिनेट मंत्री के सामने रखी थी कि उसके ऊपर भी एक बिल बनाया जाए। और प्रेजेंट के अंदर जो सरकार है उससे हमारी यही गुजारिश है, चाहे लड़कर हो चाहे हाथ जोड़कर हो, हम इसके ऊपर काम करेंगे और उसको जितना संभव हो सकेगा हम अपनी बात को रखेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये महापुरुषों की विचारधारा थी, उनसे हम अभिप्रेरित हुए, उनकी विचारधाराओं को पढ़ा। आज उन्हीं की लड़ाई को हम समानता की जो महापुरुष बात करते थे, मुख्य धारा में लाने की जो बात करते थे, समतलता की जो बात करते थे, हर एक नागरिक आजादी के साथ रहे, उसकी जो बात करते थे, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी को गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महापुरुषों की जयंती पर अपने घरों के अंदर और अपने परिवारों के अंदर महापुरुषों की जो विचारधारा है उसे आप बच्चों तक पहुंचाए, ताकि वो उससे अभिप्रेरित हो और वो किसी से भी कम ना रहे। विशेषकर शिक्षा में हमारा समाज आप देखेंगे कि आज पिछड़ता जा रहा है। आज हमारे समाज के पास सरकारी स्कूलों की अगर व्यवस्था की बात करूं या फिर प्राइवेट स्कूलों की करूं, आप अपने बच्चों का आपको अच्छे तरीके से पता है कि शिक्षा का लेवल क्या है। लेकिन हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा थी और उनका जो कहना था कि शिक्षा में हमें किसी से भी पीछे नहीं रहना है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को चाहिए आप एक समय की रोटी कम खाओ, चाहे आप अपने घर के काम अन्य काम छोड़ दो, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर विशेषकर फोकस करो। अपने आसपास के बच्चों को देखो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश के करोड़ों बच्चों की ओर ध्यान दिया, और हम अपने आसपास के बच्चों को छोड़ो, हम अपने ही बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और आज कंपटीशन का दौर है, जो पढ़ेगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही आगे बढ़ सकता है, वरना हमारे हालात वो दिन दूर नहीं जो पीछे थे वो होने वाले हैं।